नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, रूपाली शर्मा मेरे साथ हैं और न्यूज रूम लाइव में देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। देश विदेश के अंदर बड़े मामलात पर हमारी नजर इस खास कार्यक्रम में रहती है। साथ साथ मौसम से लेकर राजनीति और उठापटक अलग अलग जगहों से संसद से लेकर सरहद और सड़कों तक विशेष रूप से खबरों के जरिए चर्चा करेंगे। कुछ बड़ी खबरें हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको आगे चलकर हम चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। हमारे संवाददाता और मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक उन 5 बड़ी खबरों के साथ जो इस समय सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे। तस्वीरें आपके सामने 8वें दिन की, लेकिन 9वें दिन फिर से हंगामे के आसार हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाई एक प्रोटोकॉल के तहत डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकेगी या नहीं, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने लोकसभा राज्यसभा में आज तय करना है। 9वें दिन थोड़ी देर में आगे चलेंगे। बिल्कुल, इसके बाद तस्वीरें दिखाएंगे आपको यूपी की, जहां पर यूपी में भी बजट सत्र चल रहा है और कुछ ही देर पहले अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम चीजें उसको लेकर उस हवाले से बताई गई है। तो क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी जिस तरीके से दिल्ली और यूपी के बजट सत्र में, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, साथ साथ टॉप 5 में आपके सामने दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे। लेकिन एक न्यू नॉर्मल बन चुका है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों का कामकाज शुरू होता है या काम चल रहा होता है, अचानक से ईमेल आती है या पता चलता है किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है या स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। आज सुबह भी फिर से यही हुआ। नई सुबह का आगाज था, बच्चे स्कूलों में पहुंचे, प्रेयर्स हो रही थी या फिर क्लास वर्क शुरू होना था, लेकिन उससे पहले स्कूलों को कई जगहों पर बंद करना पड़ा। पूरी डिटेल्स थोड़ी देर में। धमकी के बाद स्कूलों के अंदर हड़कंप मचा है। तस्वीरें और मुकम्मल डिटेल्स थोड़ी देर में। अब इसके बाद बात करेंगे, पुलिस हिरासत में सांसद तेजस्वी सूर्य नजर आ रहे हैं। पूछताछ इनसे होगी। मामले कई ज्यादा गंभीर हैं और इसको लेकर आज तमाम चीजें जो है वो पूछ जानी है तेजस्वी सूर्य से और मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो क्या कुछ हिरासत में कार्रवाई रहेगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, तेजस्वी सूर्य से हर किसी की नजर इस पर। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कई लोगों की गिरफ्तारी की खबरें, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलेंगे, जहां पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन की अलग अलग जगहों पर साझा कार्रवाइयां जारी हैं। संभल के अंदर 50 आवास मुक्त कराए गए हैं, उस जगह पर जहां पर गैर कानूनी या इलीगल ऑक्यूपेशन था, कब्जा था। सरकार के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। ये सारी 5 बड़ी खबरें थोड़ी देर में एक एक करके इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। संसद पर सबकी नजरें हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और सरकार सवालों के जवाब दे रही है। इस बीच इस डिस्कशन में 8 दिनों में जब 3 बार अलग अलग, सिर्फ एक दिन जब प्रधानमंत्री का संबोधन तक भी नहीं हो सका था, बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था और यहां तक कि 6 विपक्ष के सांसदों को निलंबित भी किया गया था। लेकिन आज जब 9वां दिन है तो लग रहा है कि शायद उस कार्रवाई को कंटिन्यू किया जाएगा। हंगामे की भीड़ पूरी कार्रवाई रुपाली चढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए हर बार की तरह इस बार भी दोनों सदन में हंगामों के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं और अभी तक अगर बात की जाए ज्यादातर जितने भी सेशंस हुए हैं, हंगामा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का देखने को मिला है। आपसी जो देखने को मिले हंगामे, इसमें मुद्दे कई ज्यादा स्ट्रांग थे और दिल्ली में अगर बात की जाए तो विपक्ष कई मुद्दे लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आज 9वां दिन है और इस बीच दोनों सदनों में कहा जा रहा है कि काफी जोरदार हंगामा, चाहे वो ट्रेड डील की बात हो या फिर बाकी सारे मुद्दे हो, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका था और ये पहली तस्वीर आपके सामने। कुछ सेकंड्स के बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित करनी पड़ी है और ठीक 1 घंटे का इंतजार कीजिएगा। थोड़ा कोशिश करेंगे कि लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा सके। हंगामे की भेंट ये सत्र और शुरुआती दौर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा के अंदर लोअर हाउस में कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई है। सरकार से सवाल जवाब का सिलसिला चला है। दूसरी तरफ से शोर शराबे और हंगामे के बीच ऐसे आसार नजर आ रहे थे और ये लाइव तस्वीर, बड़ी खबर कि अब कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सब कुछ ठीक रहा है, दोबारा कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन पॉसिबल बहुत मुश्किल लग रहा है। स्थगित होने के साथ ये भी एक इशारा मिलता है कि दोनों तरफ से तैयारियां तो की जाती हैं, लेकिन शायद पूरी कार्रवाई को, पूरे सदन को, पूरे हाउस को डिस्टर्ब करने की, ना कि इसमें कि शायद कोई काम आगे बढ़े, किसी भी तरीके से जनता के मुद्दों पर बात हो। और जहां तक वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम की बात है, तो अब तक इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 7 से 8 दिनों में हो चुका है, जब बात नहीं रखी जा सकी है। डिफरेंट एरियाज के या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग हैं, अलग अलग जगहों से जीत कर आए, सांसद आए, वो अपनी बात शुरू करते ही किसी एक मुद्दे पर बात इतनी खराब हो जाती है, बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि संकट सा पैदा हुआ। अब जहां पूर्व सेना प्रमुख नरवाने की किताब को लेकर राहुल गांधी ने पिछले दिनों सदन की कार्रवाई के बीच जब बात की, दूसरी तरफ हमने देखा
कि निशिकांत दुबे की तरफ से उनको जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। किताबों पर ये सियासत और बहस और गर्मा गई थी, लेकिन असल बात और मुद्दों से फिलहाल हाउस हटता हुआ दिखाई दिया है। फिर से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी है। स्पीकर के आदेश के मुताबिक 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की, राज्यसभा के अंदर बहस चल रही है, थोड़ी देर में चर्चा वहां से भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो अंदाजा, जो अनुमान पहले हमने लगाया था, जो खबर आपके सामने रखी थी, लगभग चीजें उसी हिसाब से, उसी पैटर्न पर अभी चल रही हैं। और ये लग रहा था, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, बाहर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, न्यूज कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, और अंदर जाते ही कुछ मिनट्स के बाद ही कार्रवाई रोकनी पड़ी है। तो बिल्कुल फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है पूरी तरीके से। और इसमें आपको बता दें, खास तौर पर यहाँ पर आम बजट पर ये चर्चा होनी थी और विपक्ष का जोरदार हंगामा जो है वो रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए तस्वीरों की, तो आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी के नेता शताब्दी राय, ये तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद रहे। और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की रणनीति तय की गई और रणनीति के तहत विपक्ष हंगामा पूरे तरीके से करता हुआ नजर आया है। चलिए दिल्ली से रुख जरा उत्तर प्रदेश का करते हैं, जहां राजधानी लखनऊ पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सरकार इस बजट के साथ दिशा और दशा राजनीतिक रूप से शुरू कर रही है। और राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अभिभाषण उनका शुरू हो गया है। सीधा आपको लाइव असेंबली सेशन में उत्तर प्रदेश के लिए चलते हैं। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, जो प्रदेश के पहचान को विशिष्ट बनाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के महापुरुषों जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब, अहिल्याबाई होलकर, धरती आबा बिरसा मुंडा एवं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां पावन शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती वर्ष उन्हें नमन किया। लोह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संपन्न कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ किया। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित की गई। उरैया मेडिकल कॉलेज का नाम पुण्य श्री अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का संदेश देता है। वहाँ स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का विस्तारवार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 सह अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया। 2 को मृत्यु दंड की सजा हुई तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को राशि के अंतर्गत निरुद्ध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी है। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 से 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़
256,09,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। ये प्राइस मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। रुपया 62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थल निर्माणाधीन है और रुपया 100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में रुपया 3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उक्त विश्वविद्यालय हेतु कुल 481 एकड़ भूमि निःशुल्क कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। गला बैठ जाएगा, बंद करो। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत पोर्टल पर 19 जनवरी 2024 तक 1500 आवेदन प्राप्त हुए तथा 459 स्वीकृत पूंजी निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष रुपया 223 करोड़ 80 लाख से 80,000 से अधिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजन किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपया 258 करोड़ अनुदान वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60,381 पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन योजना के अंतर्गत 3,201 समितियों के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 100% दुग्ध समितियों का गठन कर लिया गया है। दुग्ध उत्पादन में प्रगति करते हुए कुल 54 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 550 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 39 लाख लीटर। चलिए, ये थी तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां पर इस वक्त उपराज्यपाल अपना पक्ष आगे रख रही थी। तमाम बातें सरकार की तरफ से रखी जा रही थी। वहीं पर राज्यसभा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त सत शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस वक्त देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। Calculated from the end of the financial year in which the original statement was required to be furnished. Honorable Sir, prior to this, there was no statutory time limit, allowing indefinite revisions for genuine errors like incorrect PAN details, challan mismatches, or clerical mistakes. Sir, for TDS statements relating to financial years prior to 18-19, the 6-year window had largely expired by March 31st, 25 in most of the cases. As a result, corrections for this period became barred after that date, aligning with the latest description of restrictions effective post-March 31st, 25. This has indeed led to reported hardships, including deductees not receiving proper TDS credit in Form 26AS, resulting in inflated tax demands or delayed refused refunds. For the deductors facing demand for sharp deductions, interest penalties under Section 201 and 220, and the potential prosecution or litigation despite having deducted and deposited the tax correctly. Sir, these issues can arise even when the tax was duly paid, as mismatches prevent proper credit allocation. Chairman, sir, the suggestion for one-time relief, condonation window or guidelines under Section
119 of the Income Tax Act 1961 is appropriate. Section 119 empowers the CBDT to issue orders, instructions or directions to relax provisions in case of genuine hardships, including for classes of persons or income. While no such specific relief has been announced for pre-financial year 18-19 periods of now, similar condonations have been already granted in the past for the TDS-related issues by the CBDT from time to time. Such relaxation can be given. I think it is viable. Thank you very much. श्रीमान अमरपाल मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, जनप्रतिनिधित्व की गरिमा तथा नागरिकों के साथ संवाद की मूल भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। महोदय, क्षेत्र में विधायकों एवं सांसदों के लिए एमएलसी, राज्यसभा, इन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए स्थायी कार्यालय की व्यवस्था के संदर्भ में महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा है, उसका अपना एक कार्यालय है, ब्लॉक के केंद्र हैं, उनके भी अपने कार्यालय हैं, जिला पंचायत के केंद्र हैं, उनके भी स्थायी कार्यालय हैं, पर सांसदों, विधायक, एमएलसी या राज्यसभा, इनके स्थायी कार्यालय की व्यवस्था एक निश्चित नहीं है। कुछ सरकारें हैं, कुछ स्थान हैं जहां पर व्यवस्थाएं भी हैं, या विकास भवनों में एक कक्ष अलॉट कर दिए जाते हैं, ना वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्थाएं होती हैं, और जो समाज में चुन करके जनता के बीच में आता है, या तो अपने घर में एक ऑफिस खोल लेता है, लेकिन वो लाखों की जनता होती है, और कई बार 5 साल विधायक सांसद कोई और होता है और 5 साल बाद कोई और हो जाता है। और पीछे देश की आज़ादी के बाद से कई बार ऐसी विधानसभाएं, लोकसभाएं हैं जो हर बार बदलती रहती हैं। उस क्षेत्र की जनता को आज तक ये नहीं समझ में कई बार आ पाता है कि उसका अपना विधायक का, सांसद का जाने का कार्यालय का स्थायी कौन सी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा मन में एक संकोच होता है। दूसरा, पत्र लिखा, पत्राचार, एक सांसद वर्तमान में रहा और बाद में वो जो है चेंज होगा अगली बार में, तो कोई पत्राचार किया तो बाद में उसका स्थगित हुई है। राज्यसभा में कार्रवाई जारी है और स्पीकर के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर से लाया जा सकता है। आप सबको याद होगा, इससे पहले भी ओम बिरला को हटाने के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन वो प्रयास नाकाम हुए थे। नंबर्स गेम जो थी वो बिल्कुल भी विपक्ष के खाते में नहीं थी, इसलिए इस बार भी लगभग सेम प्रक्रिया पर जाने का प्रयास किया है। क्योंकि आप सबको याद होगा, प्रधानमंत्री बोल नहीं सके, आरोप लगा कि विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से एक किताब का हवाला दिया गया था। हंगामा इतना बड़ा कि 6 सांसदों को निलंबित किया गया था, और इन सब के बीच स्पीकर पर बीच वाला रास्ता ना लेकर आरोप लग रहे हैं कि वो एकतरफा तौर पर कई निर्णय ले रहे हैं, और सरकार के नुमाइंदे या जो सांसद हैं बीजेपी के या एनडीए के, उन तमाम लोगों को अवसर दिया जा रहा है ज्यादा बोलने का। विपक्ष के सांसदों को बोलने की आजादी नहीं है। ओम बिरला के खिलाफ अगर ऐसा हुआ तो ये 1 साल के भीतर दूसरा इस तरह का काम होगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस पर चर्चा चल रही है, और आज सुबह भी 10 बजे बैठक में इस पर चर्चा तो की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से या किसी अन्य दल ने अभी तक कोई इस पर खुलकर बात नहीं की है। ओम बिरला को हटाने के लिए पहले भी प्रयास हुए, लेकिन पहला नाकाम प्रयास होने के बाद दूसरी कार्रवाई की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है। और याद रखेगा, 9वां दिन है, 9 दिनों के अंदर बजट प्रस्तुत होने के अलावा कोई बड़ा काम रूपाली अब तक नहीं हो सका है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार विपक्ष जिस तरीके से ये कहता हुआ नजर आता है कि हमें समय नहीं दिया जाता हमारी बात रखने का, उसको लेकर ओम बिरला को हटाने की बात जो है फिलहाल कही जा रही है कि विपक्ष इस तरीके का प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। और अब यहाँ पर एक तरफ आप देखिए कि कार्रवाई को स्थगित किया गया है, और उस बीच अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष की तरफ से, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सरकार अपना पक्ष रखवा रहा है, लेकिन विपक्ष की बातें कहा, विपक्ष का समय कहा। तो इस बीच ये प्रस्ताव लाना, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब ओम बिरला को लेकर ये तमाम बातें फिलहाल सामने आ चुकी है कि उन्हें हटाने की बात विपक्ष की तरफ से कही जाएगी। और अभी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं
हंगामा सामने आ रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर है कि ओम बिरला को हटाने की बात विपक्ष की तरफ से लाई गई है। अगर ऐसा होता है, प्रयास तो दूसरा होगा, लेकिन पहली नाकामी के बाद, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह सिलसिला दूसरी बार बन सकता है। मगर इस पर हंगामे के आसार और राजनीति दिल्ली के अंदर गरमा रही है। दो विभिन्न चरम, जिनमें अलग अलग जगहों पर आप सबको याद होगा कि सांसदों ने अपनी बात रखनी थी, कोई कार्रवाई ना हो पाना, बात निष्पक्ष तरीके से न रखने के आरोपों के बीच एक बार फिर से बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर हो सकती है, इसके आसार नजर आने लगे हैं। किसको जोड़ अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर याद रखिएगा कि अगले दिनों में दिल्ली के अंदर, ये बहुत सारे राज्यों के अंदर, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, जिसमें आप देखिए अब साउथ इंडिया के अंदर भी कई हिस्सों में तैयारियां चल रही हैं। आसाम के अंदर एक अलग किस्म की राजनीति, जहां देशद्रोही तक के आरोप लगे हैं कई लोगों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल चुनाव है, उससे पहले ये एक मेजर और बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में इस नंबर गेम को भी समझना बहुत जरूरी है? ये महज एक पैंतरा हो सकता है या नंबर गेम से विपक्ष पाला भारी कर सकता है? इस प्रश्न के साथ बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का, पॉलिटिकल पंडित्स का ये मानना है कि इस तरह जो खासतौर से संसद के अंदर दबाव बनाने की कोशिश की जाती रही है, ये पिछले साल की तरह या पिछले इससे पहले जो एक आप सबको याद होगा इसी तरीके से काम किया गया था विपक्ष की तरफ से, शायद उस लाइन पर चलने की कोशिश या मैप ड्रॉ करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अब असली मायनों में, हकीकत में आप जाते हैं नंबर्स की तरफ, तो वहां पर ठीक वैसे ही विपक्ष पीछे नजर आता है जैसे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीछे रहा था। और उस वक्त हमने देखा था कि सबसे बड़ा धचका लगा था, बड़े दावे किए गए थे और उलटफेर भी राजनीतिक रूप से हमने देखा था। अनिल कुमार गर्जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या होता है, तो हम तो इसको देख रहे हैं इस प्रोसेस से कि एक साल के भीतर दूसरा इस तरह का प्रयास है। नंबर गेम की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी शून्य लिखा हुआ था विपक्ष के पाले में। फिर इसका राजनीतिक रूप से आप क्या मायने देख रहे हैं देश की राजधानी के अंदर? आशीष जी, देखिए, पीछे लोकसभा में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ अशोभनीय था बल्कि अविश्वसनीय भी था। हम सबने देखा है। देखिए, प्रतिपक्ष जो है वो सरकार के फैसले के विरोध में अपनी बात कहे, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनका आचरण भी संसदीय मर्यादाओं के साथ होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। इसकी चर्चा भी हमको रखनी चाहिए। पिछले समय जो हमने संसद में दृश्य देखा, वो प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा, सदस्यों द्वारा किसी भी रूप से संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, ये सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये संदेश देने की कोशिश करने के लिए कि सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही, ये एक उसकी कोशिश हो सकती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि प्रतिपक्ष शायद ही इस तरफ जाए, क्योंकि उसको भी मालूम है इसका नतीजा पहले की तरह सुनने ही रहने वाला है। तो भी ऐसी वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो भी अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वो अधिकतर सत्ता पक्ष का ही होता है, क्योंकि संख्या पक्ष उनके पक्ष में है। तो मुझे नहीं लगता है कि ओम बिरला जी इतने लंबे समय से लोकसभा का संचालन कर रहे हैं, वो कहीं पक्षपात कर रहे हैं। तो भी विपक्ष का ये तो अधिकार है ही है जी। क्या ये जो संचालन स्पीकर की तरफ से किया जा रहा है, बैलेंस लगता है जिस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न लोगों की तरफ से? देखिए, जब भी लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने की कोशिश की, तो अध्यक्ष जी का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, उनका काम भी है, वो उसको टोकेंगे। और संसदीय नियमों का उन्होंने उल्लेख भी किया कि किस संसदीय नियम के तहत आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात में अड़े रहे, वो इधर से उधर टसमस होने को तैयार ही नहीं है।
तो फिर स्पीकर का दायित्व है कि लोकसभा की कार्रवाई जो संसदीय नियम है, जो उनको बुकलेट दी गई है सभी सदस्यों को भी, बिल्कुल चीजें नियम अनुसार चलनी तो चाहिए। इसमें बहुत तो बहुत कहीं धन्यवाद भी अनिल कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे। दिल्ली पर नजरें हैं, वैसे तो संसद की कार्रवाई शुरू होते ही रुक गई है, लेकिन राज्यसभा में क्या किसी तरीके से वहां थोड़ी देर पहले प्रश्नकाल शुरू हुआ है। जब उत्तर देने की बारी आती है तो शोर शराबा हंगामा बताता है कि जनता का पैसा, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मुताबिक भी वेस्टेज ऑफ टाइम तो है ही, लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी भी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा। और 9 दिनों में केवल कुछ घंटे संसद चल पाना, वो भी बजट से अब तक, थोड़ी सी शर्मिंदगी इस बात पर भी होती है। रूपाली, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर, क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही है। पुलिस हिरासत में है और सांसद तेजस्वी सूर्य को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर मेट्रो का किराया बढ़ाने पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था और लोगों की आवाज दबा रही है कर्नाटक सरकार, ये भी तेजस्वी सूर्य कहते हुए नजर आए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्य को पुलिस ने इसके बाद हिरासत में ले लिया है। जो तस्वीरें बनी, जो प्रदर्शन के बाद विरोध दर्ज किया गया, उसको देखते हुए माहौल और ना बिगड़े और जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। क्योंकि लगातार बेंगलुरु मेट्रो की अगर बात की जाए, वहां पर किराया जो है वो बढ़ाया गया। इसके बाद बात करें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया और यही कहा कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी है और सांसद तेजस्वी सूर्य को अभी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खाली ट्रंक वाले मेट्रो किराया बढ़ाने के फैसले के खिलाफ वो नजर आए थे और विरोध इतना ज्यादा था कि वहां पर लोगों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, साफ तौर पर क्लियर कट अपनी आवाज में वो रखते हुए नजर आए थे। तेजस्वी सूर्य जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन की शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मेट्रो किराए की जो दूरी है उसके आधार पर 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कैसे किया गया है। फिलहाल इस वृद्धि पर रोक लगा दी गई है और अब उनका यह भी दावा है कि रोक तब लगी है जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद या कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उसने काम किया और सांसद ने खाली बक्से लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। आरोप ये लगा कि राज्य सरकार के वादे इस वक्त इसी बक्से की तरह खाली हैं जो उनके हाथ में था, जो प्रदर्शन के दौरान दिखा रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन उप मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं डीके शिव कुमार, उनके द्वारा सूर्य के खिलाफ जो बयानबाजी है उसके जवाब में भी किया गया है। बहुत सारे लोग इसको मेट्रो के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन राजनीतिक उठापटक और बयानबाजी पर भी प्रदर्शन को अहमियत दी जा रही थी। शिव कुमार जो इससे पहले कह रहे थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, कि सूर्य एक खोखले बॉक्स की तरह है जो सोशल मीडिया पर अधिक एक्टिव रहते हैं और जमीनी सतह पर काम करने की उनको आदत नहीं है और इसलिए गुंजाइश है कि वो दिल्ली में बैठकर आकाओं के कहने पर इशारे करते रहें, काम करते रहें, जिससे नाराज तमाम बीजेपी के नेता नजर आए, कार्यकर्ता नाराज थे और पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव के कारण मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को दूसरी बार रोक दिया गया है। राज्य सरकार को आर्थिक स्थिति पर भी इस वक्त श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वाकई में व्हाइट पेपर के जरिए चीजें पता चलनी चाहिए, चीजें ठीक है या नहीं। हमारे संवाददाता बेंगलुरु से मोहम्मद नबी ज्वाइन किए हैं। मोहम्मद नबी, मामला हिरासत में लेने के साथ कुछ हद तक थमा है या फिर अभी और इस पर हम राजनीति होते हुए देखेंगे? उस समय जब ऑलरेडी केंद्र सरकार ने जो 1 से 5 रुपए दूरी के आधार पर किराया बढ़ाया गया था, उस पर रोक लगी है। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट कर दूं कि आपको रियासत कर्नाटका में, हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा यहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटक में रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो या मेट्रो स्टेशन हो या गारंटी स्कीम के तहत यहाँ पर कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके एक्टिविटीज नजर आते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी सूर्या ने जो मेट्रो के जो इजाफा करने को लेकर जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था, यहाँ पर सिद्धरामैया सरकार ने उनको कंट्रोल करने के लिए हिरासत में भी लिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि मेट्रो स्टेशन के जो किराए में जो इजाफा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पर ही हम इस पर यहाँ पर कदम उठाया जाता है। जी
शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और जमीनी सतह पर काम करना, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर स्कूलों को फिर से धमकी मिल रही है और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार देखा जा चुका है, जहां पर 9 स्कूलों को आज सुबह, आपको बता दें कि बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है। और ये पूरी वारदात, यानी कि जो धमकी भरे कॉल्स आए हैं, बॉम्ब थ्रेट कॉल्स आए हैं, ये सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के समय के बीच में रहे हैं, जब सारे बच्चे जो है वो स्कूल पहुंचे होते हैं, प्रेयर टाइम होता है या फिर तमाम स्टाफ वहां पर मौजूद होता है। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी मिली है, पुलिस बल मौके पर मौजूद रही है और स्कूलों की तलाशी जो है वो बड़े स्तर पर ली जा रही है। साउथ दिल्ली के 3 स्कूल हैं जहां पर धमकी उन्हें मिली है और इस बीच आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है इन टोटल 9 स्कूल्स हैं, यानी कि 9 स्कूल हैं जिन्हें धमकी भरा ये बॉम्ब थ्रेट कॉल आया है। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही ये सिचुएशन राइज हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो, फायर टीम हो या फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, तमाम ये टीमें जो है वो स्पॉट पर पहुंची और ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये थ्रेट्स जो है वो साउथ दिल्ली के 3 स्कूल्स में और जितनी भी ये कॉल्स है, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया, 8:30 से 9 बजे के बीच, जो कि पीक टाइम होता है जब सारे बच्चे स्कूल आते हैं, स्टाफ स्कूल आता है, उस वक्त दी गई है। 8:30 से 9 का समय इसलिए चुना गया क्योंकि स्कूलों के गेट खुले थे, सफाई हुई थी, प्रेयर टाइमिंग्स थी, क्लास वर्क का आगाज होना था। 9 बड़े स्कूलों को चुना गया शहर के अंदर और कहा गया कि कॉल्स मौसूल हुई, अलग अलग जगहों से धमकी वाली कॉल्स मिली। स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा, जांच शुरू की गई। नुकसान ना हो इस बात को सुनिश्चित करते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत SOPs का ख्याल रखते हुए बच्चों को और स्टाफ को स्कूल से निकालकर तलाशी ली गई है। इस बीच जानकारी ये भी है कि सभी जो कॉल्स हैं लगभग एक ही समय पर आई, इसलिए एजेंसियां सतर्क भी हैं कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। पुलिस कॉल करने वाले की पहचान की कोशिश कर रही है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलना और वो भी तब जब काम चल रहा हो या काम शुरू हुआ हो, ये एक न्यू नॉर्मल देश की राजधानी में बन चुका है। और आप सब याद रखेगा, एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के या पब्लिक प्लेसेस पर, सबसे व्यस्त इलाकों में से कुछ इलाके और शहर के बड़े जो नामी ग्रामी स्कूल्स हैं, किसी भी इलाके के अंदर सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई खिलवाड़ ना हो, इस बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश आमतौर पर की जाती रही है जब जब इस तरह की धमकियां अलग अलग जगहों से मिली हैं। दिल्ली से रुख जरा उत्तर प्रदेश का करते हैं, जहां पर एक तरफ संसद में कार्रवाई शुरू हुई है और दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर भी बजट सत्र का आगाज हुआ है, लेकिन पुलिस और सिविल प्रशासन की साझा कार्रवाइयां जारी हैं और अवैध कब्जे को प्रशासन के सख्त आदेशों के तहत और मुख्यमंत्री के खुद हस्तक्षेप के बाद हटाने का काम किया जा रहा है। और इस बीच अब खबर यह है कि संभल के अंदर जहां बात मस्जिद से शुरू हुई थी, बात अदालत तक पहुंची, लेकिन अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटा या फिर इन इलाकों को आजाद कराने के लिए 50 से अधिक आवासों पर कब्जा हटा दिया। और जो मुस्लिम परिवार थे, अधिकारियों के अनुसार उनके दरमियान और लोगों के दरमियान जो यहाँ परिवार रहते हैं, जब ये कार्रवाई चल रही थी तो नोकझोंक काफ़ी ज़्यादा हुई है। और इस बीच ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से मिले आदेश के अनुसार कार्रवाई हो रही है, कोई जानी नुकसान ना हो, SOPs का पूरा ख्याल रखते हुए संभल में 5 दर्जन के करीब विभिन्न कॉलोनियों में, जो काशीराम आवासीय कॉलोनी बताई जाती है और उसके आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो लोग खासतौर से अवैध कब्जे पर हैं, जिनने घर बनाए थे, उनको हटाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग हंगामा जो है वो करते हुए नजर आए हैं जब वहां पर अधिकारी पहुंचे थे। और ये जिस तरीके से काशीराम आवासीय कॉलोनी की अगर बात की जा रही है, वहां का पूरा मसला है। और इस बीच मुस्लिम समुदाय की खास तौर पर आपको बता दें कि जो अवैध कब्जे थे उनसे उन्हें मुक्त करवाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 50 से अधिक ऐसे घर थे जहां पर इलीगल तरीके से ये लोग रह रहे थे, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, जमीन के कोई कागजात नहीं। और इस बीच अब उन्हें जो है वो हटा दिया गया है वहां से। जमकर हंगामा, नोकझोंक मुस्लिम समुदाय और अधिकारियों के बीच देखने को मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर जब ये खाली करवाने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसीजर चल रहा था, इस बीच राफ की टीम, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ जो वहां के आवासीय प्रशासन है यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है, वो भी वहां पर पहुंचे थे और पूरे तरीके से खाली कराने का काम जो है वो इन जगहों को किया जा रहा था। और यही कहा जा रहा है कि काफी जमकर हंगामा जो है, नोकझोंक देखने को मिली है इन दोनों के बीच, यानी कि जो वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इन आवासों
आवासों में रह रहे थे और जिनका ये कब्जा हटाया गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिले हैं। और ये भी बड़ी बात है, देखने वाली होगी कि क्या इन्हें नोटिस दिया गया, क्या पहले बताया गया। ये वो तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरीके से बेघर हो चुके हैं। हालांकि प्रोसीजर के तहत ये अवैध है, इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे थे काफी समय से, जिसको लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, विजेंद्र सिंह हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, संभल की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी ये कब्जा हटा लिया गया है, क्या कुछ तस्वीरें, मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ कहना है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, ओवरऑल संभल में बवाल एक बार फिर मच चुका है? देखिए रूपाली, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये कोई नया मामला नहीं है। अब तक जनपद संभल में जो प्रशासन है लगातार अवैध कब्जे हो, अवैध निर्माण हो, जिस तरह से जो भी कर रखा है उसको हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये काशीराम आवास कॉलोनी का जो मामला है, ये लगभग 12 वर्ष से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लगभग 50 का जो आवास थे उन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत प्रशासन को मिली थी और इसके बाकायदा प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों को नोटिस दिए गए थे और इनसे कागजात भी मांगे थे कि अगर आपको आवंटन हुआ है, अलॉट किया गया है, तो आप इसका कागज दिखाएं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आवास पर कब्जा करने का या कब्जा होने का कोई डॉक्यूमेंट्स नगर पंचायत की ओर से नहीं दिखा पाया। वहां पर आपको बता दें, प्रशासन पहुंचा, आरआरएफ पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स थी और प्रशासन ने पूरी इलीगल मानते हुए इन लोगों को। अच्छा विजेंद्र, एक चीज और भी हमने अक्सर देखी है, जब विजेंद्र जब कार्रवाई होती है तो एक नियम प्रक्रिया होती है कि अगर किसी ने घर के अंदर कब्जा किया उनको हटाया जाए, इलीगल है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग अलॉट करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, अधिकारियों की देखरेख में होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, सरकारी राशन से लेकर आधार कार्ड तक, प्रॉपर एड्रेस उसमें मेंशन किए जाते हैं, वही जगह जहां का वो रहने वाला होता है। क्या इस बार हम इस कार्रवाई के बाद, ये परिवार तो हटाए गए कि इलीगल है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अलॉटमेंट्स जब हुई थी, घर किसके नाम पर थे, किसने किए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि धड़ल्ले से कोई कारोबार चल रहा हो, किसी ने धोखे से लोगों को पहले दिया और अब यहां से प्रशासन को हटाना पड़ा मजबूरी में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया, इसको अलॉटमेंट जब होता है तो नगर पंचायत के पास, नगर पालिका के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें अलॉटमेंट के सब डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं और इसमें यह भी निश्चित किया जाता है कि जिस व्यक्ति को आवास दिया जा रहा है उसका कहीं कोई घर नहीं है। जो ये आवास उस समय दिए गए थे, जिस समय काशीराम आवास बनवाए गए थे, तो केवल उन लोगों को ही अलर्ट के पास घर नहीं होते। लेकिन ऐसे में ये लोग, और वो भी 50 घर पर कब्जा किया, तो कहीं ना कहीं ये तो बात फाइनल है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अनदेखी की गई, वो भी प्रशासन कहीं ना कहीं, जो पिछला प्रशासन था उसने अनदेखी की और समय पर कार्रवाई नहीं की। जितना लंबा समय 12 साल तक अवैध कब्जा किया गया, अवैध रूप से उसमें रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो प्रशासन पर भी उठता है। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विजेंद्र, धन्यवाद। समय बस इतना ही है, समय यहाँ छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 न्यूज पर जारी रहेगा। संसद से लेकर अलग अलग जगहों पर होने वाले प्रदर्शन, कामकाज, सड़क, सरहद और शहर या गांव, हमारी खबरों का हिस्सा रहेंगे। ब्रेक के उस पार।